जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। इसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को इसमें हमने लिया हुआ है। तो आप लोग जो है इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, बताइए। ऑप्शन थे इमल्सन, दूध, कॉपर सल्फेट का घोल या स्टार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का जो घोल है ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। साथियों, जो टिंडल प्रभाव है ये केवल कोलाइड और सस्पेंशन घोलों द्वारा दिखाया जाता है। जहां कणों का आकार बड़ा होता है, कॉपर सल्फेट का घोल एक वास्तविक विलयन है जिसके कण इतने छोटे होते हैं कि वे प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रोगी के दिल की धड़कन की आवाज परिस्रावक के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है, बताइए। ध्वनि बिना किसी परावर्तन के सीधे परिस्रावक के माध्यम से यात्रा करती है। परिस्रावक दिल की धड़कन की आवाज को बढ़ाने के लिए बिजली का उपयोग करता है। आवाज छाती से डॉक्टर के कानों तक हवा के माध्यम से जाती है, या परिस्रावक में रोगी के दिल की धड़कन की आवाज ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये। नली के अंदर ध्वनि तरंगे बार बार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों तक स्पष्ट पहुंचती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाहन सभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। सभी वाहनों को एक ही बिंदु पर रोकने की आवश्यकता है। वाहन को रोकने के लिए किस वाहन को ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा, बताइए। बस में लगाना होगा, साइकिल में, कार में या स्कूटर में। आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर पहला, बस में जो है अधिक ब्रेक लगाना होगा, मतलब अधिक बल से जो है ब्रेक लगाना होगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम और संवेग के अनुसार जो है जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका वेग, मतलब जो संवेग है ये भी अधिक होगा। और दिए गए विकल्पों में सत्य जो बस है, बस का द्रव्यमान क्या है, सबसे अधिक है, इसलिए जो है उसे रोकने के लिए सबसे अधिक विरोधी बल की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह HIV संक्रमण के खतरे में सबसे अधिक है, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह HIV संक्रमण के खतरे में सबसे अधिक है। जो लोग व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखते हैं, जिन व्यक्तियों के कई असुरक्षित यौन साथी हैं, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, या जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जिन व्यक्तियों के कई असुरक्षित यौन साथी हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। HIV की बात की जाए बेटा तो जो HIV है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिस वायरस होता है और मुख्य रूप से संक्रमित शारीरिक द्रव्यों जैसे रक्त हो गया, वीर्य हो गया, इसके आदान प्रदान से ये फैलता है। असुरक्षित बहु यौन संबंध इसका सबसे प्रमुख कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में जो है सबसे आम सरल स्थायी ऊतक है, बताइए। आंसर हो जाएगा जो साथियों पैरेन्काइमा है, ये सबसे सरल स्थायी ऊतक है, ठीक है। पैरेन्काइमा पौधों का सबसे बुनियादी और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है और यह मुख्य रूप से भोजन भंडार और पौधों की सहायता देने का कार्य करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसका कार्य क्या है। तो क्या है इसका कार्य, तो ये जो है भोजन भंडारण और पौधों को सहायता देने का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से करिएगा और क्लास के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन ग्रह निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में हमारी मदद करता है, बताइए। तो ये जो है साथियों शहद उत्पादन में हमारी मदद करता है। आसान प्रश्न था ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। मधुमक्खियों के व्यावसायिक पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, बेटा इसको जो है एपीकल्चर कहते हैं। और जहां इन्हें रखा जाता है उसे इपियरी कहते हैं और इससे मुख्य रूप से शहद और मोम प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है जब वह एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर चलती है, बताइए।
ऑप्शन दोस्तों है यहाँ पर गैर रेखीय गति, एक समान वृत्तीय गति, रेखीय गति या गैर एक समान वृत्तीय गति। राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, और इस गति में चाल समान रहती है लेकिन दिशा बदलने के कारण जो है वेग लगातार बदलता रहता है, अर्थात यह एक त्वरित गति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण इथेनॉल को पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन बनाता है, बताइए। बेटा यहाँ पर जो इथेनॉल एक स्वच्छ धुआं रहित लौ के साथ जलता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। इथेनॉल साथियों इसका सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है। यह पूर्ण दहन होता है जिससे केवल CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बनते हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो पेट्रोल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन बहुत कम करता है। ठीक है, चलिए अगला साथियों क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान क्या है, बताइए। यहाँ पर साथियों जो C है C=12 है, मतलब C का जो द्रव्यमान है 12 है, H का मतलब जो हाइड्रोजन है इसका द्रव्यमान 1 है, और साथियों जो ऑक्सीजन है इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 16। पूछा गया है इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो सबसे पहले ये वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसको ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद होगा। तो क्या होता है इसका सूत्र, तो C6H12O6। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, तो दोस्तों जो आणविक द्रव्यमान होता है ये निकालने का फार्मूला होता है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर साथियों 6 कार्बन है तो 6 ले लेंगे, इसका द्रव्यमान कितना है 12 दिया हुआ है तो 12 रखेंगे। ठीक है, प्लस H कितना है 12 है, और इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, प्लस O कितने साथियों, तो यहाँ पर 6 है, और इसका जो द्रव्यमान कितना दिया है 16 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो बरछंग 72 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस 16 96। ठीक है, इसका जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 6 2 8 2 10 हो जाएगा, 7 1 8 8 8 16 17 हो जाएगा। ठीक है, 1 18 हो जाएगा, 16 1 17 1 18। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो इसमें बेटा अतिकायता होती है, क्या होता है, अतिकायता होती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव से वयस्कों में एक्रोमिगेली यानी कि अतिकायता नामक स्थिति पैदा होती है। इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको जो है एक्रोमिगेली कहा जाता है। ठीक है, एक नाम ये भी है। तो दोस्तों जिससे जो है चेहरे और हाथ पैरों की हड्डियां असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं, और बच्चों में जो है इसके अति स्राव से जो है जॉइंडिज्म और कम स्राव में बौनापन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो दोस्तों जो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है इसके बारे में जो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। उत्तल दर्पण जो है वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए हमेशा आभासी और सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसी गुण के कारण जो है इसका उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भर्जन की प्रक्रिया द्वारा डैश अयस्कों को उनके संबंधित ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, बताइए। तो सल्फाइड के अयस्कों में जो है उनके संबंधित ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। भर्जन की जो प्रक्रिया है इसमें सल्फाइड अयस्कों को वायु की अधिक मात्रा की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, और इसके विपरीत कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में गर्म करने की जो प्रक्रिया है इसी को बेटा निस्तापन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक गुण है, बताइए। इनमें से क्वथनांक, गलनांक, तरलता या हवा में जलना, बताइए कौन सा जो है इनमें से एक रासायनिक गुण है। आंसर हो जाएगा बेटा हवा में जलना जो है एक रासायनिक गुण है। हवा में
जलना एक रासायनिक परिवर्तन है यानी गुण है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पूरी तरह से नया रासायनिक पदार्थ जैसे ऑक्साइड बनाता है। गलनांक, क्वथनांक और तरलता पदार्थ के भौतिक गुण है। ठीक है, कैसे गुण है ये? तो ये बेटा जो है भौतिक गुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में नई पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए दोनों लिंगों पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता होती है? बताइए। ऑप्शन है मुकुलन, बीजाणु गठन, लैंगिक प्रजनन या विखंडन। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर लैंगिक प्रजनन। ठीक है, जो लैंगिक प्रजनन में दो विपरीत लिंगों नर और मादा के युग्मकों का जो है संलयन होता है। मुकुलन बीजाणु गठन और जो विखंडन है इसमें साथियों अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है ये, जिसमें केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़िएगा अच्छे से कथन को, बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। पौधों में वृद्धि से संबंधित गति जैसे प्रकाश की झुकना गति का एक रूप है। जीवित जीव आंतरिक या आणविक गति दिखाते हैं, भले ही बाहरी गति दिखाई न दे। आणविक गति केवल जानवरों में पाई जाती है, पौधों में नहीं पाई जाती है। गति जीवित जीवों की एक विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आणविक गति केवल जानवरों में पाई जाती है, पौधों में यह नहीं पाई जाती है। ठीक है, आणविक गति पौधों और जानवरों दोनों सहित सभी जीवित कोशिकाओं में जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से होती है, और पौधों में जाइलम और फ्लोएम द्वारा जल तथा पोषण तत्वों का परिवहन भी कोशिकीय और आणविक गतियों का हिस्सा है। बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जड़ के द्वारा जो है पानी पौधे में जो है सभी भागों में किसके माध्यम से जाता है, तो ये किसके माध्यम से जाता है? जाइलम के माध्यम से जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम से जो साथियों जो पोषक तत्व हैं ये जो है पूरे पौधे में जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति पास की वस्तु को देखता है तो सिलियरी मांसपेशियां क्या होती हैं? बताइए। तो बेटा जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं ये सिकुड़ती हैं और लेंस को मोटा बनाती हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। आंख की समंजन क्षमता के तहत जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो सिलियरी जो मांसपेशियां होती है ये संकुचित मतलब कि सिकुड़ती हैं। ठीक है, जिससे आंख का जो लेंस है छोटा और मोटा यानी कि अधिक वक्रता वाला हो जाता है, जिससे उसकी जो फोकस दूरी है कम हो जाती है और जो पास की वस्तु है वो साफ दिखाई देने लगती है। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन था कि एक सफेद ठोस तनु HCl के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बताइए। तो इसमें जो है गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस या तो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कोई भी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और चूने के पानी को दूधिया करना केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही विशिष्ट पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनता है? बताइए। ऑप्शन है पोषी स्तर, समताप मंडल स्तर, क्षोभ मंडल स्तर या ओजोन परत। बेटा इससे जो है पोषी स्तर बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। पारिस्थितिकी तंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है इसमें ऊर्जा के स्थानांतरण के प्रत्येक चरण या स्तर को पोषी स्तर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको जब पोषी स्तर कहा जाता है। प्रथम पोषी स्तर पर हमेशा उत्पादक यानी जो हरे पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक m द्रव्यमान का पिंड v मीटर प्रति वेग से गति कर रहा है। अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि एक m द्रव्यमान का पिंड v मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है गति कर रहा है जिसकी गतिज ऊर्जा x जूल है। यदि पिंड का वेग 4v मीटर पर सेकंड में बदल दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, बताया गया है कि जो वेग है वेग को 4 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा जो गतिज ऊर्जा मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये जो है v स्क्वायर के अनुपातिक होती है। ठीक है, साथियों जो काइनेटिक एनर्जी है इसका सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। सिंपल सी बात है, जब इसको 4 गुना करेंगे तो ये करेंगे 4v स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, v स्क्वायर। ठीक है,
तो इसका बेटा आंसर कितना हो जाएगा, 16 गुना ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 16 एक्सो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों का सह संयोजन बंधन व्यवहार इन यौगिकों की निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुरूप है, बताइए। ऑप्शन दोस्तों है निम्न क्वथनांक, निम्न गलनांक और क्वथनांक दोनों, निम्न गलनांक या उच्च चालकता। आंसर हो जाएगा यहाँ पर निम्न गलनांक और क्वथनांक दोनों। ठीक है, सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के बीच जो अंतर आणविक बल होता है ये कमजोर होते हैं, और इस कमजोर बल के कारण जो है इन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे इनका जो गलनांक और क्वथनांक है दोनों काफी निम्न होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, विखंडन यानी दोस्तों जो अलैंगिक प्रजनन है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं कि बीजाणु गठन एक प्रकार की विखंडन प्रक्रिया है, बेटा यही जो है गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला। विखंडन दोस्तों और बीजाणु गठन दोनों ही अलैंगिक प्रजनन की अलग अलग विधियां हैं। बीजाणु गठन दोस्तों जो है विखंडन का भाग नहीं है। विखंडन प्रक्रिया स्पाइरोगायरा जैसे बहुकोशिकीय जीव में पाई जाती है, जहां परिपक्व होने पर शरीर छोटे टुकड़ों में टूटकर नए जीव बनाता है, इसको जो है विखंडन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये दोस्तों को देखिए क्वेश्चन आसान था, जिसको ये याद होगा वही इसका आंसर दे पाएगा। तो बेटा जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या था, बताइए क्या होता है। तो NaHCO3 होता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से रसोई में भोजन पकाने और एंटासाइड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा साथियों जो Na2CO3 है इसको साथियों दोहवन सोडा और NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक उपकरण 120 वोल्ट पर 90 वाट रेट किया गया है तो खींची गई धारा डैश क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बेटा इसका जो विद्युत शक्ति है इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है VI। निकालना क्या है आपको, धारा निकालनी है, तो I बराबर हो जाएगा P/V। P कितना दिया है बेटा, जो पावर है दिया है 90 वाट, कितना दिया है 90 वाट दिया है। ये कितना दिया है V, तो ये दिया है 120। ठीक है, इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 4 7 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। बेटा इसका आंसर हो जाएगा 0.75 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को स्थिर रखा जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बताइए क्या होगा। तो ये जो है 2 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए समझिएगा, साथियों जो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के जो बीच लगने वाला जो बल है उनके द्रव्यमानों के जो गुणनफल के सीधा अनुपातिक होता है। मतलब जो F है, F जो है m1 m2 के सीधा अनुपातिक होता है। इसलिए यदि किसी भी एक पिंड जैसे चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना किया जाए, मान लो ये चंद्रमा का द्रव्यमान है, इसको दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये साथियों जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घन जिसकी भुजा A है रो प्रतिरोधकता वाले पदार्थ से बना है तो घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों जो प्रतिरोध है इसका फार्मूला होता है रो L/A होता है। घन के लिए साथियों दो विपरीत फलकों के बीच की दूरी L दिया है, कितना A दिया है, और साथियों जो फलक का क्षेत्रफल है कितना दिया है, A² दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब इसमें रखेंगे तो R इक्वल टू रो, L का मान दिया है A और कैपिटल A मतलब जो क्षेत्रफल दिया है A² दिया है, A से कट जाएगा तो R बराबर हो जाएगा रो/A। ठीक है, तो ये साथियों ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये साथियों जो है हमने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब आइए आपका टेस्ट लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक गुण है, बताइए।
ऑप्शन है क्वथनांक, गलनांक, तरलता या हवा में जलना। जिस भी बच्चे ने इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखा होगा वो इसका आंसर दे पाएगा। और साथियों, आंसर देने से हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और साथियों, अगली शिफ्ट का क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग जो है किस शिफ्ट का पेपर चाहते हैं, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो भी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।